मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को मेरे विपक्षी के पैर छूने पड़े कि अमेरिका का राष्ट्रपति आए हमारा पैर छूले तो मेरा चुनाव उठता। और राजनीति में हार कहाँ होती, राजनीति में विश्राम होता है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारे 2020 का, जीत गए नहीं। मैं एक बात, आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाते थे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। से आप हारे हैं, उसके बाद से आप कहाँ गायब हो गए? नेता या तो सदन में होगा या सड़क पे होगा। अगर बीजेपी कहे भाई आ जाओ, जरूरत है हमें, बीजेपी मुझसे कहती कि भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, हाँ, तो भी नहीं जाएंगे। मराठी बोलो वरना पीट दिए जाओगे। क्यूआर कोड लगा के नेम प्लेट लगाओ, चेक करो कौन है। क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? हाँ। यही चाय की चर्चा पे और हिंदू गीता और रामचरितमानस पर चर्चा हो। सरदार पटेल होते तो पीओके ले लेते। मतलब नेहरू जी को दोष नहीं देना चाहिए ना कश्मीर की समस्या खड़ी बिल्कुल करने नहीं देना चाहिए। जो आपका मॉडल था जिसे दिखाकर आप पंजाब जीते थे, बिल्कुल। अब वो हार गए तो हम पंजाब में क्या करेंगे? मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी ने कहा यार बदतमीजी भरी बातें कर रहे हो, परेशान कर रहे हो जनता को। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं ओझा सर? आप आजकल मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अवध ओझा को अगर अरविंद केजरीवाल को 3 सलाह देनी हो, खामने ग्रेट लीडर, इलेक्शन कमीशन, असदुद्दीन ओवैसी, राज ठाकरे, कंगना रनौत, उनको एक्टिंग ही करनी चाहिए। अमित शाह, अंकल जी अब आप डाइटिशियन हो जाओ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज एक बार फिर चाय वाला इंटरव्यू अवध ओझा सर का। देश के जाने माने टीचर हैं, राजनेता भी हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर हैं। बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा मानक भाई, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? राजनीति चल रही है। नहीं, अब मेरी इस हंसी का मतलब आप ये ना निकालें कि मैं आपकी हार पर हंस रहा हूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हंसे इसलिए मैं हंस दिया। नहीं। और आपका ये जज्बा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि हार के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। जिंदगी जीने का नाम है, हार जीत का नाम नहीं है। हाँ। जिसने जीना छोड़ दिया उसका जीवन खत्म हो गया। तो या तो आप खेलते रहो जीवन भर और मजा लेते रहो, और आप या तो ये सोचते रहो कि यार हार जाएंगे। हम आए राजनीति के फील्ड में, कोई अनुभव नहीं था, किताबी ज्ञान था, पॉलिटी पढ़ रखी थी, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। किताबी ज्ञान के आधार पे मैं यहाँ आया और ईश्वर के आशीर्वाद से सेकंड पोजीशन रही 1 महीने की मेहनत पे। 1 महीने में? 1 महीने की। और अगर मैं अपनी जो हमारी विधानसभा है वहाँ के लगभग लोगों से मैं मिल लिया होता तो शायद कुछ अच्छे परिणाम होते हैं। ओके, आपका जज्बा देख रहा हूं मैं। आप एक बार फिर अपने वही पुराने आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं और आपका वीडियो वायरल हो गया। आपने कहा कि बताइए, मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को मेरे विपक्षी के पैर छूने पड़े। क्या मतलब था उसका? एक बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ। कि चुनाव में एक प्रक्रिया होती है, चुनाव का उठना। हाँ। वो बड़ी प्यारी प्रक्रिया होती है। लोग कहते हैं ना भैया चुनाव उठ रहा है। अब पहले मैं गया तो मुझे पता नहीं चला कि चुनाव कैसे उठता है। यार तो बोले भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है, भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा यार चुनाव उठता कैसे है? तो पता चला कि भाई कुछ सर्कमस्टेंसेस होती, घटनाएं होती। अच्छा, मैंने कहा ये बात है। तो रैली हुई, तो अच्छी रैली हुई, पूरे दिल्ली हरियाणा पंजाब से लोग आए और बड़ी मदद की लोगों ने। तो लोगों ने कहा भाई चुनाव तो आपका उठ गया। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है। फिर लोगों से मैंने मिलना शुरू किया और पहले 15 दिन तो मैं अकेले था विधानसभा में। और वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी भी। मतलब एक नेता से जब आदमी 15 साल से जुड़ा होता है, फिर एक नया आदमी आता है तो आदमी को लगता है कि यार अब पता नहीं इस आदमी से जुड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ना शुरू किया और 15 दिन बाद पूरी विधानसभा मेरे साथ थी। पूरी, क्या कोई जाति, क्या कोई धर्म, सब लोग मेरे साथ थे। और एक समय ऐसा आया जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो। तो मुझे अच्छा तो बहुत लगता है कि यार भाई क्या बात है, जीत रहे हैं, सदन में बैठेंगे क्या। तो चुनाव एक अच्छी स्थिति में आ गया और प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त जो पैर छुए, मतलब अब मेरे पास एक ऑप्शन था। किसके पैर छुए जरा खुल के बता भी दीजिए ना। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, हाँ। तो उनके पैर जब उन्होंने कौन छुए, विपक्ष के नेता? नेगी जी की बात में। हाँ। तो उनके जब पैर छुए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, हाँ। भाई अगर आपने एक परंपरा चालू की कि भाई अपने जूनियर नेताओं का पैर छूएंगे तो आप सबके छू लेते। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पैर छूना
तब मुझे पता चला कि ये तो चुनाव उठ गया, ये तो गलत दिशा में उठ गया चुनाव। ये तो चुनाव गलत दिशा में जा रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति आए हमारा पैर झूले तो मेरा चुनाव उठता, और कोई रास्ता बचा नहीं था, अब कुछ बचा नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर क्योंकि मुझे वो चीज़ महसूस हुई, वो मुझे महसूस हुई। एक्चुअली होता क्या है कि वोटिंग कई चीज़ों पे होती है, और मुझे शिक्षक होने का बड़ा एज मिल रहा था। बताया था आपने मुझे ये। हाँ, मतलब इतना एज मिल रहा था मुझे उस चीज़ का कि हर आदमी को लगता था कि नहीं भैया मास्टर साहब को वोट देना है, क्या जाति, क्या धर्म, क्या क्षेत्र, कुछ नहीं। लेकिन जब वो घटना घटी, उसके बाद वो जो गर्मजोशी होती लोगों के मिलने में, जैसे मैं आपके घर जाता था, अरे अवध भैया आइए आइए बैठे चाय पीजिए, वो अरे खत्म हो गया था, वो उठना खत्म हो गया था। यानी मोदी जी ने एक तरह से ये लड़ाई मोदी वर्सेस अवध ओझा बना दिया और इसीलिए आप हार गए, ये मान लिया जाए ना, ये कहना गलत नहीं होगा। मैं तो मानता हूं, है ना, ऐसे ही हुआ ना। एक्चुअली वैचारिक जो शक्ति होती है, हाँ। आदमी खतरनाक नहीं होता, उसके विचार खतरनाक होते हैं। अंग्रेजों को लगता था किसी राजा को उन्होंने नहीं मारा हिंदुस्तान में, सिर्फ 2 राजाओं को मारा। पूरे भारत पर कब्जा करने के दौरान उन्होंने सिर्फ 2 राजाओं को मारा। एक रानी झांसी को मारा उनकी वीरता की वजह से, कि एक महिला वीरता दिखाएगी तो फिर इसको फॉलो करेंगे, बाकी लोग फॉलो करेंगे, उनको मारा। और एक टीपू सुल्तान को मारा, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों का गेम समझ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। तो जब आप विपक्षी का गेम समझते हो तो आप उसके लिए ज़्यादा खतरनाक होते हो। और मोदी जी बड़े मजे हुए राजनेता हैं। आपने देखिए बहुत ईमानदारी से अवध ओझा सर ने अपनी हार भी स्वीकार की और ये भी बताया कि मोदी जी ने किस चतुराई से मंझे हुए राजनेता की तरह इस लड़ाई को मोदी वर्सेस अवध ओझा बना दिया था। पर सिर्फ एक सीट नहीं जीते ना वो अवध ओझा सर, वो तो पूरी दिल्ली जीत गए। क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली हार गए आपके नेता अरविंद केजरीवाल और मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई? अब जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं तो जनता कह रही कि साहब हम हार गए साहब। जनता का इलेक्शन होता है, नेता का इलेक्शन नहीं होता है। जनता को एक 5 साल बाद मौका दिया जाता है कि आप जो रूलिंग पार्टी है उसके कार्यों का विश्लेषण करो कि आप कैसा रहा। अगर आपको लगता है अच्छा रहा तो आप कंटिन्यू करो, और आपको लगता है कि नहीं यार दूसरे वाले और अच्छा करेंगे तो आप वो करो। तो जनता को शायद लगा, क्योंकि भाई जनता जनार्दन है, भगवान है, ईश्वर है राजनीति में, प्रजातंत्र में, तो उसने शायद कहा कि हम इस बार दूसरे को मौका देंगे। लेकिन जिस तरह से झोपड़पट्टियाँ झुग्गियाँ टूट रही हैं, बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, लड़कों को स्कूल से निकालने के लिए बाउंसर बुलाए जा रहे हैं, तो जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं हारी, जनता हारी। अभी तो कुछ टाइम हुआ है, थोड़ा हनीमून पीरियड रहता है, आपको भी पता है, थोड़ा उनको पैर जमाने दीजिए और उसके बाद जब होगा देखेंगे, अभी उसमें टाइम है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है सिर्फ इसलिए आप हार गए, आपकी पार्टी हार गई कि जनता बीजेपी को मौका देना चाहती थी, या कोई फैक्टर भी रहे होंगे ना? मोदी जी का जादू रहा होगा, या आपकी पार्टी के आपके नेता की कुछ गलतियां भी रही होंगी। आपने आत्मनिरीक्षण किया? अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अपना तो आपने बता दिया, अपनी पार्टी के लिए। नहीं, आत्मनिरीक्षण एक शब्द है एंटी इनकम्बेंसी, वो पॉलिटिक्स में बड़ा कॉमन सा शब्द है। ओके। कि मतलब हमने 10 साल शासन किया, 10 साल शासन किया, और मतलब हम जब जनता से मिलते थे, मैं झुग्गियों में हर जगह गया, मैं पूछता था भैया, बोले भैया हमारी झुग्गी की रोड बन गई, भैया कभी नहीं बनी थी, भैया रोड बन गई, भैया झुग्गियों में लाइट लगी हुई है, भैया भैया हमारे बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे। मैं एक झुग्गी में गया शशि गार्डन में, वहां एक 7th क्लास की लड़की फ्रेंच बोल रही थी। मतलब ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कोई कहने के पहले। तो फिर एंटी इनकम्बेंसी कहां से आ गई? हाँ, फिर ये बड़ा प्यारा सवाल है कि फिर एंटी इनकम्बेंसी कहां से आ गई? अगर सब खुशी थे तो फिर नहीं, होता क्या है ना कि 4 तरह की मिठाइयां रखी हैं, आदमी को लगता है यार एक रसगुल्ला भी खा ले, और जनता को ऐसा लगता था पता नहीं हम हारे कहाँ हैं, 2% का वोट वो है डिफरेंस। सीटें तो बहुत कम है। नहीं 22 सीटें, 22 उनकी 48। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, 22 सीटें हमारे पास हैं। और राजनीति में हार कहाँ होती? राजनीति में विश्राम होता है। जैसे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारे, 2020 का जीत गए। राजनीति और खेल में कभी हार नहीं होती। ओझा सर, मान लीजिए आप ही की पिच पर आकर मोदी की बीजेपी ने आपको दिल्ली में हरा दिया, मान लीजिए वही महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने का वादा, वही सारे के सारे आम आदमी पार्टी की योजनाएं चालू रखेंगे, कोई फर्क नहीं लगा ना फिर बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में? जनता को दे दिया मोदी जी को वोट। मानक भाई, मोदी जी को वोट दिया तो गुजरात में क्यों नहीं दिया? वो जब भी हमने एक सीट गुजरात में जीती, हाँ।
वो मोदी जी के गढ़ में जाके जीती। वो तो आप ही की सीट थी। हमारी ही सीट है, आपकी ही सीट है। ओए, अपनी सीट बचा ली ना आपने, कोई बीजेपी से छीनी थोड़े है। गुजरात में। हाँ, पहले भी जीती थी आपने। हाँ, तो जैसे एक कहते ना कि भाई भगवान की लहर चल रही है, हाँ। तो अपने घर में क्यों नहीं अरे चल रही है? महाराष्ट्र क्यों जीते फिर? हरियाणा क्यों जीते? दिल्ली क्यों जीते? मैं तो कहता नहीं मानक भाई, लेकिन दुनिया कहती कि इटरनली विक्टोरियस मोदी। हाँ हाँ, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम। ओझा सर, आप तो ऐसे ना थे। नहीं, मैं एक बात आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाते थे। मैं आपको आप तो बल्कि जो इस तरह के आरोप लगाते थे उनके लिए कहते थे ये रोने वाले हैं, रोंदू हैं। बहुत अच्छी बात। आपने रोंदू कहा था ना ऐसे लोगों को। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। हाँ। जब तक एक बड़ी अच्छी कहावत है हिंदी में, हाँ। जाके पैर न फटे बेवाई ताके जाने दर्द पर आई। जब तक मेरे पैर में बेवाई नहीं फटी थी तो मैं पता नहीं चल रहा था। अब जब मुझे उस बात का एहसास हुआ, मतलब मेरी विधानसभा में हम कभी पैदल घूम के भी एक इंटरव्यू कर लेंगे, हाँ। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे कहता भैया हमने आपको वोट नहीं दिया। हाँ। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। मैं तो सबको मान भी लूं, नहीं, लेकिन- सबको मान लूं मैं एक नया खिलाड़ी था राजनीति में, मैं हार गया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया। पर अरविंद जी ने कितना सारा काम किया, मनीष सिसोदिया जी ने कितना सारा आपकी काम पार्टी ने भी ऑफिशियली ये स्टैंड लेकर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप इस बार नहीं लगाए हैं। अवध ओझा सर, जब रिजल्ट आया हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत ग्रेसफुली इस हार को स्वीकार किया। कितनी ग्रेटनेस है इस बात में, तो आप कितनी क्यों फिर महानता ईवीएम, है। आप क्यों ईवीएम कर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं। हाँ। मैंने तो इटरनली विक्टोरियस मोदी का, आपने कहा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईवीएम। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जब से आप हारे हैं उसके बाद से आप कहाँ गायब हो गए? मैं गायब नहीं हुआ। जिस दिन मैं हारा उस दिन मैंने पार्टी की, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ, E40 में हमारी पार्टी हुई, वहीं पे विधानसभा में जहाँ मैं आया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे हमारी पार्टी हुई। हाँ। उसके बाद एक हफ्ते बाद मैं चला गया, जो हमारे झुग्गी झोपड़ी के लोग थे जो वहाँ रहते थे उनको मैं धन्यवाद देने गया, उन लोगों से मिलना शुरू किया मैंने लोगों से। फिर हमारा एक संकल्प शिविर लगना शुरू किया यूपी में। अभी हमारा पार्टी का ओके। तो हमारे संजय सर, उसका पूरा प्रभार उन्हीं के पास है संकल्प शिविर का। तो मैं उनके साथ इलाहाबाद में रहा, फिर मैं उनके साथ मेरठ में रहा, तो फिर यूपी में संकल्प शिविरों में मैं पार्टिसिपेट करने लगा। तो अभी मैं यूपी में ही हूँ, फिलहाल लखनऊ में हूँ। ओके, मतलब ये कहना गलत है ना कि मैदान छोड़ गए? अरे नहीं, ओझा सर अब कहाँ, आए थे चुनाव लड़ने, हार गए और फिर चले गए वापस अपना जो करते थे उसके मैं लिए। अभी पार्टी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। ओके, मतलब राजनीति में आ गए हैं तो अब आ गए हैं, राजनीति छलांग में- लगा दिए तो लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे ओझा सर? आपको लगता है मुझे रहना चाहिए? अरे मैं तो रहूंगा ही, जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया। भाई जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था, हाँ। तब तो मैं ये था कि भाई जो पार्टी मुझे टिकट देगी मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और आम आदमी पार्टी ने इतना सम्मान दिया, इज्जत दी, जगह दी, तो उसे छोड़ के क्यों जाना है? विपक्ष में बैठने की आदत नहीं होगी ना ओझा सर? नहीं, आपने मेरी तो तो सोचा था राज- बदलाव लाएंगे, काम करेंगे, सदन में जाएंगे, सरकार में रहेंगे, शिक्षा बदलेंगे। विपक्ष में सब्र चाहिए होगा बहुत। नेता या तो सदन में होगा या सड़क पे होगा, बदलाव दोनों जगह से होता है। ओके। ऐसा नहीं कि नेता सिर्फ सदन में होगा। ये लोहिया जी का स्टेटमेंट है, हाँ। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। हाँ। वो कहते थे नेता या तो सदन में होगा। हाँ, अब अगर सदन में वो नहीं है तो फिर तो सड़क पे होगा। ठीक है। यही आरोप आप पर और यही केजरीवाल जी पर लग रहा है, आपके नेता पर। दिल्ली हारने के बाद गायब हो गए, पंजाब में जाके डेरा जमा लिया, वहां की सरकार चल रही है, 2 साल बाकी है वहां चुनाव में। अभी आपने वो शाही फरमान देखा होगा दिल्ली में गाड़ियों वाला, हाँ। उसको सरकार बैकफुट हुई, उस पर कितना बड़ा आंदोलन नेताजी ने किया, अरविंद जी ने किया। हाँ। ऐसा कौन सा मुद्दा, डे वन से आम आदमी पार्टी एक जागरूक विपक्ष का काम कर रही है। डे वन से, जिस दिन से इनकी सरकार बनी, उस दिन से हमने इनसे कहना कहा, भाई आपने कहा था कि होली के वक्त महिलाओं का पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, तो वो दीजिए भाई, आप डालिए। तो जो एक जागरूक विपक्ष की भूमिका होती है वो हम डे वन से कर रहे हैं। ओके। राजनीति से मतलब मोह भंग तो नहीं हुआ ना आपका हारने के बाद? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। ओझा सर, क्या अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब लुधियाना वेस्ट वाली जो सीट थी वो संजीव अरोड़ा जीत गए हैं, राज्यसभा से इस्तीफा हो गया है, क्या केजरीवाल जी जा रहे हैं क्या राज्यसभा? जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने शायद बहुत जल्दी ही कहा था कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट था। नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। नहीं आपको लगता है जाना चाहिए? नहीं, वो तो भाई दिल्ली के सीएम रहे, पूर्व सीएम रहे, और दिल्ली से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा कि उनकी एक राजनीतिक कार्यशैली रही ही अपने लोगों के साथ रहने की, तो
अब चूंकि पार्टी का विचार होगा, मुझे तो उस पर नहीं पता, लेकिन अब वो ज़्यादा शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, तो इस निर्णय को वही करेंगे। उस पर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। आप जाना चाहेंगे राज्यसभा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। एकदम नहीं जाना चाहूँगा। राजनीतिक कहते हैं ना, अज्ञा वो कम नॉलेज जिसमें होती है उसमें आदमी मार खा जाता है। तो अभी मेरी ये पारी की शुरुआत है, और मैं इसमें सोचता हूँ थोड़ा और सशक्त हो जाऊँ, थोड़ा मेरा अनुभव और बढ़ जाए, फिर पार्टी जो दायित्व देगी वो लेंगे। फिर से अपना यूट्यूब वगैरह शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया? हाँ, कर दिया। पढ़ाएंगे नहीं तो सोच खत्म हो जाएगी। मनन जो है वो पढ़ाई का ही परिणाम है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो जो मनन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं छात्र आपके जब पढ़ाते हैं आप? स्टूडेंट्स कमेंट में लिख रहे होंगे या फिजिकली भी मिल रहे होंगे, तो कुछ तो कहते होंगे? नहीं, कई प्रतिक्रियाएं होती हैं कमेंट्स में, ऐसी जो दिल को छू गई हो गई? हाँ बिल्कुल छुई। उन्होंने कहा सर आपने इलेक्शन लड़ा, कई सारी बातें छुई। भाई कई लड़के ये भी कहते हैं कि सर आप हार गए, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा यार अंदर से दुख हो रहा, बाहर से मजा बहुत आ रहा है। कुछ चीजें होती जो नेचुरल है, जैसे आप मेहनत करते हो, पास नहीं होते तो अंदर टीज तो होती ही है कि भैया पास नहीं हुए, लेकिन दुख होने की कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, टीज है कि भाई हार गए। बीजेपी से ऑफर आएगा तो जाएंगे ओझा सर? क्योंकि पहले भी आपने मुझे बताया था कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर कांग्रेस से भी ऑफर आया था। हाँ बिल्कुल, जो आपने नहीं माना, फिर आम आदमी पार्टी में आप चले गए। अगर बीजेपी कहे भाई आ जाओ, जरूरत है हमें, आप मुझे बात बताइए। ये मुश्किल सवाल है। नहीं, बड़ा प्यारा सवाल है। मैंने आप ही को शायद ये जवाब दिया था, शायद, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे, कि अगर बीजेपी मुझसे कहती कि भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, तो भी नहीं जाएंगे। इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? पहले एक समय आप इन्हीं से टिकट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल मांग रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया? नहीं, जैसे होता है ना कि आपसे कोई आदमी रूबरू होता है, आपको वादा करता है, आपसे बातचीत करता है, तो कम से कम अपनी बातचीत को तो रखता है। आपने अगले आदमी को तब तक बहकाए रखा जब तक उसके अंतिम डेट इलेक्शन के नहीं आ गए। ओके। आपका जो व्यवहार, देखिए हम यहाँ आपके साथ बैठे हैं, आपने हमसे कहा कल मिलेंगे, नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, आपने हमको फोन करके कह दिया कि यार कल मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज हमारा इंटरव्यू था, हम कहते माना भाई आज नहीं आ पाएंगे, तो इसमें दुश्मनी की कोई बात नहीं थी, कल आ जाते। पर हम अगर फोन ही ना उठाते, सम्मान नहीं मिला। एग्जैक्टली, अगर हम फोन ही ना उठाते, अब पता लगा मानव गुप्ता अवध ओझा को फोन किए जा रहे हैं, उठा ही नहीं रहे, तो आदमी को दुख होता है ना कि कम से कम ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप हर बात पूरी ही कर दो। और कोई ऐसी बातें जो बीजेपी की अब आपको पसंद ना आती हो? पहले तो आपको लगता था कि नहीं। और एक घटना घटी थी जो उसको मैंने बताया था, जो जन्माष्टमी की घटना थी सितंबर वाली, जिसमें आयोजकों ने मुझे बुलाया था और बीजेपी के नेता भी आए हुए थे, और फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा अवध ओझा को मंच पे नहीं आने देना है। ये बात शायद मैंने आपसे बताई थी? नहीं, ये मुझे नहीं बताई थी। पिछले साल की घटना है, मतलब 2024 की ही बात है शायद, जन्माष्टमी की। यही दिल्ली की। अच्छा। एक संस्थान है दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, आशुतोष महाराज जी, तो मैं उनका शिष्य भी हूँ, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था, और भाजपा के कुछ नेताओं को भी बुलाया था। तो मंच पे कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि आपको मना किया कि भैया आप देख लीजिए। ऐसा क्यों, किस लिए? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ किस लिए। तो वो चीज़ बड़ी दर्दनाक लगी थी, बहुत अजीब सा लगा। चुनाव से, दिल्ली चुनाव से पहले की बात है ना ये तो? हाँ, बहुत पहले की बात है। तब तक तो आप, बल्कि आपकी बातचीत चल रही थी टिकट वगैरह की? नहीं, उससे भी पहले की बात? उससे पहले। अच्छा, ओके, ऑलराइट, ओके। विचारधारा के तौर पर कुछ और एक ऐसी बातें हैं जो आपको बीजेपी की पसंद नहीं आती हैं? नहीं, विचारधारा का मतलब ये भाई, क्योंकि विचारधारा के तौर पे आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां इधर हैं, सॉरी इधर हैं और बीजेपी इधर है, राइट की तरफ। नहीं, विचारधारा होती है जन कल्याण की। अगर कोई भी पार्टी शासन में है और जनता का कल्याण कर रही है, जनता का फायदा हो रहा है, उसे हम, कोई भी पार्टी किसी एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं, हम तो सब विचारधारा के लोग हैं। एक समाजवादी विचारधारा का है, एक राइट विंग की विचारधारा, सबकी विचारधाराएं हैं। अब अगर आपकी विचारधारा जन कल्याण को प्रमोट कर रही है तो आप निश्चित तौर पे अच्छे आदमी हैं। आप मुझे मानक भाई बात बताइए, अगर किसी पार्टी और किसी नेता की 1 अरब 50 करोड़ लोग तारीफ करें, चलो हम मान लेते हैं अतिरेक हो गया कि नहीं करेंगे, 50 करोड़ भी तारीफ करें तो बड़ी बात है। ओके।
फिर उसकी कोई कितना ये आपने खूबसूरत बात कही है ओझा सर। राजनीति में होने के बावजूद, विरोध में होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं अगर एक देश का बड़ा तबका किसी को पसंद करता है तो उसकी आलोचना विचारधारा के तौर पर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। एज लॉन्ग एज जन कल्याण वो कर रहा है और लोग उससे खुश हैं। आखिर आफ्टर ऑल भारत के राजनीतिक के रूप में आप क्या चाहते हो? देश का विकास हो। ओके, बहुत बढ़िया। हिंदी विवाद पर आपकी कोई राय है? महाराष्ट्र में हिंदी बोलो, नहीं बोलो मराठी बोलो वरना पीट दिए जाओगे, कोई राय है आपकी? जब भी बड़े नेताओं के पास बड़े जो उद्देश्य होते हैं या बड़े, जैसे मैं बोलूं कि गांधी जी थे तो उनका मुद्दा था नमक, बड़ा मुद्दा था, जनमानस का मुद्दा था। दो तरह के नेता होते हैं, एक महान मुद्दों को उठाते हैं और ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन पे सबका हित जुड़ा होता है। एक वर्ग के नेता होते हैं जो तत्कालिक मुद्दों को उठाते हैं, भड़काने वाले मुद्दों को उठाते हैं, उसका जनता से कोई भी लेना देना नहीं होता, लेकिन समाज में एक उग्रता कभी कभी पैदा हो जाती। तो मेरा मानना यह है कि नेताओं को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। विभिन्नतावादी देश है और हिंदी तो इस स्वतंत्रता संघर्ष की जान रही है, मतलब जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है उसमें हिंदी उसकी जान रही है। मातृभाषा का एक राज्य जो भाषा होती है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि भाषागत आधार पर संघर्ष नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में। ओके, मतलब पिटाई वाला ये जो वीडियो आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत बातों से नहीं करना चाहिए। ओके, क्या हिंदी को गलत समझा जाता है या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी को थोपा जा रहा है इसलिए कुछ राज्यों में ज्यादा विरोध हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत विवाद हुआ है, दक्षिण के राज्यों में हुआ, महाराष्ट्र में हो रहा है और भी कई राज्यों में हुआ। कभी कभी कुछ मुद्दे तात्कालिक मुद्दे होते हैं, तात्कालिक। पर हिंदी पूरे देश में सीखनी चाहिए ना लोगों बिल्कुल को? सीखनी चाहिए ना? बिल्कुल सीखनी चाहिए। उसकी वजह ये है ना, अच्छा आप एक बात बताओ, आप न्यूयॉर्क की सड़क में टहल रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले। हाँ। आप न्यूयॉर्क की सड़क पे टहल रहे हो और सामने एक आदमी हिंदी गाना गाते हुए जा रहा है। हाँ। आप उसकी तरफ भागोगे कि नहीं भागोगे? संस्कृति जो है, भाषा जो है, ये खिंचाव पैदा करती है। तो जिस दिन हम सारे भारत के लोग हिंदी कम से कम समझने लगेंगे, भले बोले अपनी अपनी भाषा, तो एक आपस में लगाव मजबूत होगा। भाषा जोड़ती है, तो भारतीयता के कॉन्सेप्ट को अगर मजबूत करना है तो फिर अपनी भाषा का वर्णन करना होगा। ओके, बहुत बढ़िया। ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है अब, आपकी कोई राय है कांवड़ यात्रा पर? उसमें जो कुछ होता है उस पर जो विवाद हर साल होते हैं उस पर एक बार फिर इस बार विवाद हो रहा है। QR कोड लगा के नेम प्लेट लगाओ, चेक करो कौन है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म और भगवान को समझ जाए तो उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। जितने भी लोग भगवान शंकर को भगवान मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनको ध्यानी भी होना चाहिए, उनको योगी भी होना चाहिए, उनको इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि अगर उनकी पत्नी कहे कि मकान बनवा दो तो कम से कम ईंटे गारे का तो बनवा ही दे। भाई शंकर जी ने तो सोने का बनवाया था। अगर ये सांप गले में नहीं लपेट सकते तो कम से कम छिपकली देख के भागे ना। इतना सब तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपका भगवान क्या है? भोलेनाथ है। भस्मासुर को भी वो मतलब दिए दे रहे हैं कि भाई ठीक है वरदान ले लो तुम। तो जो भोलेनाथ जैसी क्वालिटियां डेवलप हो जा रही हैं तो आप अच्छे भक्त हैं, आपका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। लेकिन QR कोड की बात उठी। हाँ। माने भाई एक बात बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए हमेशा, क्या इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? सबका है। ये सब बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। हम जितना विभाजन की बातें करेंगे, ये हमारे दुश्मन जो दोनों तरफ बैठे हैं, पाकिस्तान और चाइना, ये हमारे उस असंतुष्ट जनमानस का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। अगर भोलेनाथ धरती पर उतर आए ये कांवड़ यात्रा के ऊपर ये विवाद देखकर क्या कहेंगे? या ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे? भगवान करे वो उतर आए और उनके पास एक शक्ति है जिसका वो प्रयोग करें अब। हाँ। कहते हैं उनकी तीसरी आंख बहुत खतरनाक है और अगर वो खोल ले तो समस्त विनाश हो जाएगा। हालांकि शायद धीरे धीरे खोल रहे हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई पड़ रही है। तो कहीं वही आंख ही ना खुल रही हो और पूरी खुल गई तो गांधी जी अगर आज होते ओझा सर, तो इस देश को अभी जिस स्थिति में है देखकर क्या कहते? खुश होते, दुखी होते, रोते, जश्न मनाते या खामोश हो जाते? मेरे ख्याल से वो वापस साबरमती आश्रम में चले आते
बड़ी अच्छी जगह उन्होंने बना रखी थी, आश्रम। तो वापस साबरमती आश्रम में चले आते और सूत काटने के सिवा वो कोई दूसरा काम नहीं करते, वो बाहर आते ही नहीं, क्योंकि आश्रम उन्होंने बनाया ही इसीलिए था, उनका उद्देश्य यही था कि आश्रम मतलब जहां श्रम करने की शिक्षा दी जाए, एक योग्य नागरिक पैदा किया जाए, योग्य जनसेवक पैदा किया जाए। लेकिन आज जिस तरह की स्थितियां भारत में हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत निराश होते। सबसे ज्यादा क्या देखकर निराश होते? जिस तरह की किसी भी समाज में गरीबी बुरी नहीं होती है। एनसीईआरटी कभी आप पढ़े हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है मॉडर्न इंडिया का, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स लिखता है, बड़ी प्यारी बात, वो लिखता है कि भारत में गरीबी जरूर है लेकिन भारत के लोग चरित्रवान बहुत हैं। वो अप्रिशिएट करता है, मतलब अंग्रेज अप्रिशिएट कर रहा है कि भारत में गरीबी है, पॉवर्टी है, लोग गरीब हैं, लेकिन भारत के लोग चरित्रवान बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हो, इस देश में लोग खुशहाल बहुत हैं। तो जिस देश की इतनी महान इतिहास रही हो, ज्ञान जिसकी संपदा रही हो, उस देश में अशांति, अराजकता, एक दूसरे के प्रति नफरत, वैमनस्यता, ये बहुत निराशा वाली बात। और बाबा साहब होते अगर आज, तो बाबा साहब जिंदा होते तो मेरे ख्याल से एक आंदोलन फिर से चलाते और उस आंदोलन को वो ये नाम देते कि भैया सबको देखना सीखना है, पढ़ना नहीं, देखना सीखना है। देखना सीखने का मतलब ये होता है कि आपने एक लाइन पढ़ी कि सुनो उमा ते लोग अभागी हरि त्याग भय विषय अनुरागी, ये तो पढ़ाई हो गई, पता है आपको। लेकिन अगर ये लाइन आपके मन में नहीं है तो आप इस लाइन का मजा नहीं ले पाओगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे सीता जी भगवान राम के साथ बैठी हैं, भगवान के साथ बैठी हैं और एक सेकंड के लिए उनका ध्यान सोने के मृग पे चला जाता है, विषय की तरफ चला जाता है, फिर कितना सजा भुगतती हैं वो। तो जब तक शिक्षा के साथ ज्ञान, मतलब जानने के साथ समझ न विकसित हो, एक बाबा साहब ने जिनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था, भगवान की स्थिति पा ली शिक्षा से, कितनी बड़ी बात है। मतलब आज एक बहुत बड़ा तबका भारत में है जो उनको भगवान मानता है, शिक्षा ही तो बदौलत है। बिल्कुल। और उस देश में 81.7% की शिक्षा लेकर आदमी के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं पैदा हो पा रहा है। क्या संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने चाहिए? क्यों हटाना चाहिए, उससे क्या मतलब? इमरजेंसी में डाले गए थे। नहीं, अगर किसी शब्द का, भाई ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, हम अगर फंडामेंटल राइट नहीं भी ऐड करते एज अ चैप्टर, बहुत बड़ी सारी कंट्रीज हैं जिनमें फंडामेंटल राइट एज अ चैप्टर नहीं है। वो तो अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स डाला तो वहां भी चूंकि एक सेक्शन था जो कानूनी तौर पे शोषित था, तो उन्होंने कहा यार बिल ऑफ राइट्स डाल दो। हमारे भी एक सेक्शन था तो धार्मिक रूप से शोषित था, तो बोले साहब फंडामेंटल राइट्स क्रिएट कर दो। लेकिन अगर वो नहीं भी डाली आती तो हम देते ही देते। तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हमारे देश की अंतरात्मा तो वही है और उसमें ऐड हो गया, और दोनों के नोबल प्रिंसिपल्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी को उससे मतभेद होना चाहिए। तो जब है तो उसको हटाने की क्या? पर संघ और बीजेपी तो कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र है, ना धर्मनिरपेक्ष है। मैंने इनको चैलेंज किया था। हाँ। मानक भाई आप एक काम करो, एक दिन इनको बुलाओ किसी दिन, हाँ। यहीं चाय की चर्चा पे, और हिंदू गीता और रामचरितमानस पर चर्चा हो। पहले खुद तो समझ जाए हिंदू कौन है, तब बाद में बनाएंगे राष्ट्र। बीजेपी में किससे डिबेट करना चाहेंगे आप? नहीं ऐसा कोई ऐसा आदमी जो आपको लगता हो नहीं यार ये ज्ञानी है, इससे बहस की जा सकती है, तर्क किया जा सकता है, कोई पसंद है आपको? नहीं, हमें तो कोई भी आए, देखिए कोई ऐसी मानकता नहीं है, कोई मानकता नहीं कि कोई आदमी बड़ा है कोई आदमी छोटा है। मैं तो सबको व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं हूं। और पर उनके प्रवक्ता कुछ ऐसे हैं जो टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर उनके वीडियो बहुत वायरल रहते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं, जैसे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हैं, उनकी बड़ी चर्चा होती है। उनसे डिबेट करना चाहेंगे? अरे एकदम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये समझे हिंदू का मतलब क्या है। हाँ। इस देश ने सबको गले से लगाया और गले से लगाकर अपना बना लिया, चाहे वो शक हो, चाहे कुषाण हो, चाहे हूण हो, चाहे मुसलमान हो, सब। यही तो इस देश की महानता रही कि इस देश में आने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, अंग्रेजों को छोड़कर जाने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। और अंग्रेज भी क्यों चले गए?
क्योंकि शिक्षा नीति बदल दी उन्होंने। और उस वक्त उनका जो यूरोप था वो समय के हिसाब से बहुत उन्नति अवस्था में हो रहा था। रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हमसे बहुत आगे चल रहे थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, अंग्रेजों ने बनाई कि भैया तुम्हारे पास इतना बड़ा दर्शन है। मैडम ब्लाटावास्की और एनी बेसेंट एक आयरिश महिला भारत आ रही है, भारत के लोगों को उनके धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए कि यार तुम्हारे धर्मों में भगवान बनने का सूत्र छिपा हुआ, तुम गुलाम हो गए। तो जिस देश के पास इतनी शक्ति है कि जो भी बाहर से आए वो उसको हजम कर लेता है, उस देश को डरने की क्या जरूरत है। सरदार पटेल होते तो ऑपरेशन सिंदूर पर खुश होते ओझा सर? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। बहुत बड़ी। हाँ। दुश्मन के देश में जाकर और उनको मजा चखाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। लेकिन सेना की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी जब सेना तैयार थी कि पीओके ले लेंगे, ट्रंप कौन होता है? शिमला समझौते में हमने पाकिस्तान को बाध्य कर दिया था कि अब जब भी कश्मीर की बात होगी तो बाइलैटरल होगी, तीसरा कोई आदमी नहीं आएगा। और मोदी जी ने उस महान समझौते का उल्लंघन कर दिया है। ट्रंप कौन होता है हमें ऑर्डर करने वाला कि आप लड़ाई को रोक दीजिए? सरकार तो मना कर रही है कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और ट्रंप ऐसे ही बोल रहा है। 14 बार उसने अपने भाषणों में बोला कि मैंने भारत को मना किया। पर आर्मी पर तो यकीन होगा आपको? आर्मी को पूरी तरह तो वो तो कह रहे हैं कि डायरेक्टली डीजीएमओ, उधर डीजीएमओ, इधर डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है और सीजफायर हो गया बिना प्रधानमंत्री के आदेश के, मतलब बिना प्रधानमंत्री के सहमति के। तो फिर डेमोक्रेसी रही कहां? बिना प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने ये बताया कि पहले उधर से फोन आया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और उसके बाद यहां पर चर्चा हुई होगी। ये मानक भाई संभव है? आप बताना, आप इस देश के बड़े पत्रकार हैं। मतलब आप इस देश का जो मुखिया है, वो इस देश का प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट है, उसकी अनुमति के बिना नहीं अनुमति हुई होगी। मैं वही कह रहा हूं ना, तो जब अनुमति डीजीएमओ के पास फोन आया, हमारे डीजीएमओ के पास, जाहिर है यहां से फिर पॉलिटिकल लीडरशिप तक गया होगा, फिर वहां चर्चा होने के बाद कहा होगा चलो कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, स्टारबक्स के मालिक ने नहीं, मैकडोनल्ड के मालिक नहीं, केएफसी के मालिक ने नहीं, एप्पल के मालिक ने नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया। मतलब अगर सरदार पटेल होते तो खुश नहीं होते ना? सरदार पटेल होते तो पीओके ले लेते। अगर सरदार पटेल होते तो अब ये कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। या फिर हो सकता है कि 1947 में बनता ही नहीं हो जा सर ये मुद्दा। सरदार पटेल अगर होते हाँ। तो नहीं, वो वहां पे परिस्थितियां दूसरी थी। कभी कभी अब हम अगर मेडिवल इंडिया देखें, इल्तुतमिश जो है चंगेज खान को हाथ जोड़ रहा है 1236 में, हाथ जोड़ रहा है कि साहब आपका ये भगोड़ा है जलालुद्दीन मंगवरानी, आप इसको ले जाओ और साहब हमें माफ करना। इल्तुतमिश, क्योंकि सल्तनत इन्फेंट अवस्था में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी युद्ध लड़ रहा है मंगोलों से, क्योंकि सल्तनत की दशा बदल गई है। डिसीजंस पर्सपेक्टिव और परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं। मतलब नेहरू जी को दोष नहीं देना चाहिए ना कश्मीर की समस्या खड़ी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, एकदम नहीं देना चाहिए। यूएन चले गए, वो परिस्थितियां देख कर गए होंगे। परिस्थितियां देख कर गए, बहुत अच्छा डिसीजन था। ठीक है, ओके। ये वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कुछ लोगों के नाम काटने की साजिश, ऐसे आरोप लग रहे हैं, आपकी राय है? क्योंकि आपकी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल, और हमने दिल्ली चुनाव में भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया था। हमने दिल्ली चुनाव में भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था, इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया था। हम बार बार ये कहते रहे कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है। एक्चुअली हमारी जो देश के लोग हैं, उनको बहुत सारी बातें अभी भी, वो जो न्यू जनरेशन है, मतलब 2000 के बाद की जो जनरेशन है, वो तो बहुत अलर्ट है। वो तो हर चीज़ देख लेती टेक्नोलॉजी पे कि मैं वोटर लिस्ट में हूँ कि नहीं हूँ, मेरा नाम है कि नहीं है। लेकिन जो 60s, 70s, 80s के लोग हैं, वो आज भी इन सब सिस्टम को पूरी तरह नहीं समझ पाते। तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। अन्याय हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, अगर हमारे पास टेक्निकल जागरूकता बढ़ेगी तो लोग खुद ब खुद उसे चेक कर लेंगे। बिहार जाएंगे ओझा सर प्रचार करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। पार्टी लड़ रही है सारी सीटों तो चेहरा अरविंद केजरीवाल ही होंगे आपकी पार्टी का तो बिहार में? बिल्कुल वही होंगे। बिल्कुल। कोई गठबंधन? उनका विजन ही ऐसा कि वो हर जगह चेहरा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? अब ये तो नेतृत्व का सब वो है, उस पे मैं नहीं, इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज अभी है या नहीं है, ये मेरे तो उसमें नहीं है, मेरी बात में नहीं। जाति गणना का मुद्दा रहेगा बिहार में, क्योंकि सबसे पहले वही हुआ था। बिल्कुल रहेगा। और इस बार तो नेशनल लेवल पर सरकार करवा रही है जाति गणना, कास्ट सेंसस बाकायदा। अच्छी बात है। आपकी राय क्या है? जल्दी से जल्दी करवा दें, बहुत अच्छा रहेगा। होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जब हमने वादा किया है आज़ादी के समय कि इस समाज का कोई भी तबका समाज की मुख्य धारा से पीछे नहीं रहेगा, तो हमें उस वादे को पूरा करना चाहिए। मोदी जी सही जा रहे हैं ओझा सर? आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि अंदर से आपका जो टीचर है और एक थिंकर है, फिलोसोफर है, वो कुछ और सोचता होगा, पार्टी की जंजीरें कुछ और कहती होंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें होती है ना कि आप समय के साथ चीजों को स्पष्ट कर लेते हो। हाँ। जब आप रोल बदलते हो, जैसे अमिताभ बच्चन जो डॉन में है वो अमिताभ बच्चन लावारिस में नहीं है। क्योंकि अगर आप उसी भाव से मतलब डॉन वाला अमिताभ बच्चन अगर लावारिस में भी डॉन वाले भाव से करेगा काम, तो फिर तो अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूँ, देश सही दिशा में जा रहा है क्या ओझा सर? देश की जनता हमेशा सही दिशा में जा रही सही दिशा में जा रही है। है। जनता हमेशा सही दिशा में रहती है और सही दिशा में जा रही है। यूपी में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप वहीं रहते हैं? ये तो 27 में पता चलेगा कि उनका काम कैसा रहा, क्योंकि मूल्यांकन तो जनता करेगी। मूल्यांकन का काम किसका है? 5 साल बाद चुनाव आते हैं, तो जनता करेगी। आपने बताया ना अभी आप संजय सिंह की अगुवाई में लगे हुए हैं यूपी में, संकल्प शिविर में लगे हुए हैं। कितनी सीटों में लड़ेंगे इस बार यूपी में? ये सब तो बाद में तय हाँ, होगा, बिल्कुल। पर जगह है एक नई पार्टी के लिए वहां पे, लगता है आपको? हाँ बिल्कुल है। हम जा रहे हैं, जिस तरह से हमें वहां पे रिस्पांस मिल रहा है, लोग हमसे आके मिल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी और मतलब सुख देने वाली चीजें हैं। ओके, पंजाब में क्या होगा ओझा सर? 2 साल हैं अभी तो। वैसे पंजाब में हम रिपीट करेंगे और फिर थम्पिंग मेजॉरिटी से रिपीट करेंगे, जैसे दिल्ली में दिल्ली में भी यही कह रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ एक नेता की तरह बहुत ऑब्वियस सा जवाब आता है, अरे नहीं फुल मेजॉरिटी से जीतेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, दिल्ली और पंजाब 2 सरकारें आपकी पार्टी ने बनाई, आम आदमी पार्टी ने। बहुत अच्छी बात किया आपने। एक हार गए जो आपका मॉडल था, जिसे दिखाकर आप पंजाब जीते थे। बिल्कुल। अब वो हार गए, तो हम पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब हम इसलिए जीतेंगे कि जितनी दुर्दशा दिल्ली के लोगों की हो रही है, हो सकता है हम पंजाब में 27 के इलेक्शन, अगर हम यहां जीतते तो हो सकता है 27 के इलेक्शन में हम वहां 10 सीट कम पाते। ओह, ये अच्छा एंगल है। ये थ्योरी अच्छी दी आपने। अब जो स्थितियां बन रही हैं, हाँ। अरे फिर तो अब तो जनता को एकदम दिखाई पड़ रहा है कि भैया दिल्ली वाले लोगों की गलती यहां मत करना। ओके, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम के तौर पर कितने नंबर देते हैं ओझा सर 10 में से? मैं तो 10 में से 10 नंबर देता हूं। उसकी वजह मैं क्यों देता हूं? हाँ। मैं तो पढ़ाने लगभग सभी राज्यों में गया। ऐसा कोई राज्य नहीं भारत का जहां मैं पढ़ाने न गया हूं। हाँ। पिछले 20 सालों में 25 साल का मेरा कैरियर रहा पढ़ाने का। हाँ। और 20 साल में हर राज्य में पढ़ाने गया। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 3 राज्य ऐसे थे जहां पे लड़के इंटरैक्ट करते थे क्लास में सबसे ज्यादा। केरला तो सबसे ज्यादा, मतलब केरला में ये स्थिति होती थी कि अगर 100 लड़का क्लास में बैठा होता था तो 35 लड़के 50 लड़के क्वेश्चनों पे इंटरैक्ट करते थे, हाथ उठाते थे कि साहब हम बोलेंगे, वो सही बोलेंगे गलत बोलो अलग बात है। हाँ। और वो बात जब मैं चुनाव के दरमियान घूमा अपनी विधानसभा में, तो मैंने लड़कों को, बच्चों को मुझसे बात करते हुए देखा, इंटरैक्ट करते हुए देखा। उसकी वजह क्या रही होगी? एक अच्छी शिक्षा नीति। जिनसे आपको वोट नहीं मिलना है, अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो आप वास्तविक रूप से देश का भला सोच रहे हैं। ओके, ऑलराइट। भगवंत मान को कितने नंबर देते हैं 10 में से? उनको भी 10 में से 10 नंबर 10 में से देंगे। 10? बेचारे पूरा काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, जुटे रहते हैं हमेशा। ओके, मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा आपसे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत दुखी किया उन्होंने, तो उनको तो मैं फेल कर दूंगा। और वो फेल तो मैं क्या करूंगा? अब जनता पास कर रही है, आप फेल कर भी देंगे तो क्या फर्क जनता पड़ता है? पता नहीं कहा, जनता का बिल्कुल नहीं पास कर रही है। जनता तो इतनी ज्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। तीसरी बार पीएम बन गए, उससे पहले गुजरात में भी कभी नहीं हारे, फिर यहाँ देखिए अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे हारे लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है 1-2 चुनाव हारे, झारखंड हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। मानक जी, आपने शायद लोकसभा में यूपी के चुनाव का परिणाम नहीं देखा। जिस यूपी में ये कहते थे कि 80 में से 80 सीट लाएंगे, उसमें तो छोड़िए कितने लाए, उसकी तो बात ही नहीं करूंगा। इनको भगवान राम ने हराया। जहां ये गाना गाते थे जाके, हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम जी ने कहा यार बदतमीजी भरी बातें कर रहे हो, परेशान कर रहे हो जनता को। तो जिनको राम ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ओके। ये तो अवधेश प्रसाद जी साक्षात गवाह हैं संसद भवन में। और राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं ओझा सर?
मैं राहुल गांधी को भी 10 में से 10 नंबर दूंगा। वो भरते हुए, मैं तो हमेशा, आजकल मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। भले ही ठीक है हमारा आजकल उनसे गठबंधन नहीं है, हाँ। ये बात एकदम सच है, पर एक राजनेता के रूप में वो बहुत विकसित हो रहे हैं। क्या उनकी चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? एक तो वो जनता के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं पब्लिक से, और अब उनके जो भाषण हैं वो भाव वाले भाषण हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो, जैसे राजनेता एक होता है जिसको आपने एक थ्योरी दे दी कि साहब यहाँ जाइएगा ऐसा बोलिएगा, तो जो पढ़ के बोल रहा है उसके भाव में अपनापन कभी नहीं आएगा। लेकिन जो आदमी समझ के बोल रहा है, जिसने गरीबी देखी है, जब वो गरीबी पे बोलेगा, भाई नेहरू जी जब भारत की राजनीति में, राहुल गांधी ने कहा गरीबी देखी? नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। नेहरू जी भी ने नहीं देखी। हाँ। नहीं देखी ना। हाँ। जवाहरलाल नेहरू ने, तो मोतीलाल नेहरू जी ने गरीबी दिखवाने के लिए उनको बाबा रामचंद्र के साथ रखा। बाबा रामचंद्र गांव गांव में रामचरितमानस पढ़ते थे, उनके साथ नेहरू जी गांव गांव घूमते थे, तो देखी ना गरीबी। तो जो इन्होंने भारत यात्राएं की, ओके, तब इन्होंने इस देश की जनता को वास्तविक तौर पे देखा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी, आपको लगता है? हुई है वही जो रचिरा का। केजरीवाल बन सकते हैं पीएम कभी? दावा ठोकते थे वो एक टाइम पे। बनेंगे तो इस देश का बहुत भला होगा, बहुत। क्योंकि एकमात्र, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अपना कारण बता दूं क्यों कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उस पार्टी में उसलिए कह रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब किसी से व्यक्ति से मिलते हो, उसके साथ उठते हो, बैठते हो, सारी बातें, जैसे उनके ऊपर कई सारे लोगों ने बड़े इल्जाम लगाए। मैं आपको बता रहा हूं मानिक भाई, मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूं, मुझे आज तक कोई टाइम नहीं लेना पड़ा, आज तक, फ्रॉम द डे 1। तो फिर कैसे मिलते हैं? जैसे मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर फ्री हैं, तो अगर वो फ्री हैं तो तुरंत बुला लेंगे, हाँ आ जाओगे, बैठेंगे, बात करेंगे। अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा? अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को नहीं लेना पड़ता है। एक आप जाते हो काम से, भाई जिस आदमी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी है, प्रदेशों की जिम्मेदारी है, तो वो आदमी बिजी है, ऐसा थोड़ी हमें चका ले। ईमानदारी से फिर बताइएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। जापान, बस 2 कंट्री का नाम लूंगा, जापान और चाइना, दोनों बुरे कंडीशन में थे। दोनों पावर बने, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, किसकी वजह से? मानव संसाधन की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स का मेन विंग क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। उस आदमी का सारा ध्यान है एजुकेशन और हेल्थ पर, उसका पूरा फोकस है ह्यूमन रिसोर्स पर। बस इसी बात को इस देश की जनता को समझना है। ओझा सर, फिर ईमानदारी से आज बताइएगा, शीश महल बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी क्या? आप मुझे एक बात बताइए, आप बस एक सिंपल सी मुझे बात बताइए। गांधी जी पर लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी जी आरोप लगाते हैं कि भाई गांधी जी ने पाकिस्तान को पैसा देने की बात कह दी, गांधी जी ने कश्मीर देने के पक्ष में थे। आरोप, गांधी जी के विषयों पे चर्चा क्यों नहीं होती कि 1920 से 1942 तक जहां 90% जनता शिक्षित थी, उस जनता में जन आंदोलन जगाया उस आदमी ने। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप मुद्दा कंफ्यूज मत करिए। ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने खुद बनाया था। आम आदमी हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा, आम आदमी के लिए काम करूंगा। पिछले चुनाव में, 2025 के चुनाव में, यही मुद्दा बीजेपी ने बना दिया। उस शीश महल के वीडियो सब जगह वायरल थे। इसीलिए सारे विश्लेषकों का मानना है 2-3 सबसे अहम मुद्दे जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी हारी, उनमें एक था शीश महल। और मेरा यह निजी तौर पर मानना है, शायद राजनीतिक उनका जो जीवन है उसकी सबसे बड़ी भूल यही थी। आपको क्या लगता है? मैं आपकी पूरी विचारधारा का सम्मान करता हूं, और आपने जो सवाल मुझसे किया, यही बात चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कही थी कि क्या मैं झोपड़ी में नहीं रह सकता? उसने कहा तुम राज्य की संपत्ति हो, तुम्हारे ऊपर खतरा है, मैं शिक्षक हूं, तुम्हारे शत्रु ज्यादा हैं। पर इसका नुकसान तो हो गया ना ओझा सर? नहीं, इसका नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ, हाँ। सिर्फ इसलिए हुआ। अच्छा बताइए, आपका बेटा आईएएस बन गया, अब वो कह देगा कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, अब वो कह देगा कि मैं भाई साहब डीएम बंगले में नहीं रहूंगा। पर बीजेपी ने देखिए ना कितना बड़ा मुद्दा बनाया। हाँ, तो ये बात इस प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति की वजह से गवर्नमेंट स्कूल के लड़के आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो कहीं भी रहे, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। ओके, योगी जी का क्या होगा? अखिलेश बन रहे हैं क्या सीएम?
हाँ बिल्कुल बनेंगे, बनेंगे? एकदम बनेंगे। लग रहा है उनके आपको अंदर एक 27 में? हाँ हाँ एकदम बनेंगे, और बनना भी चाहिए। और जनता को फिर से उस मुख्यमंत्री को मौका देना चाहिए जो एक्सप्रेसवे का निर्माण करता है, जो प्रदेश के विकास के बारे में सोच रहा है, तो बनना चाहिए। अब मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की तैयारी में है। नहीं, हमारी मित्रता तो हमें दिल्ली में उन्होंने सपोर्ट किया था, अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। यस। तो जब हमें इस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया तो यूपी में भी कुछ सीटें दे देंगे। अब ये तो नेतृत्व डिसाइड करेगा, उसमें मैं क्या बोलूं। योगी जी को कितने नंबर देंगे वैसे? योगी जी ने भी काम तो किया है। नहीं, उनके नंबर जहां तक देने की बात है, मैं कौन सा एग्जामिनर हूं जो मैं उनको नंबर दूं, लेकिन नंबर उनको प्रदेश की जनता देगी 2027 में। ठीक है। और बिहार का चुनाव आ रहा है, वहां नीतीश जी को कितने नंबर देंगे? अब तो नंबर देने की बात ही नहीं, चुनाव सामने है, सब ने अपनी अपनी कमान संभाल ली है। हाँ। अब चुनाव जैसे ही पूरा आपकी कोई राय तो होगी, अच्छा काम किया, 20 साल हो गए उनको सीएम बने हुए, लगातार 20 साल से सीएम है। अच्छा। हाँ। नहीं, ठीक बात सुशासन है। बाबू लोग कहते हैं उन्हें। लेकिन बिहार की जनता में हमारे अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश यादव जी, हाँ। और एक प्रोग्राम में मैं उनके पास गया था, तो एक लहर बिहार में उठ रही है परिवर्तन की, हाँ। और वो लहर अब इस तरफ आकर्षित हो रही है कि भैया हमको भी शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता का जो रुझान होगा वो अब विकास कार्यों पर होगा, शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य पे होगा, तो एक बड़े बदलाव की संभावना है। तेजस्वी जी कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं, राजनीतिक परिपक्वता उभर रही है, देखते हैं आगे जो भी होगा। अवध ओझा को अगर अरविंद केजरीवाल को 3 सलाह देनी हो, अंदर से कुछ आवाज आएगी, कुछ सलाह आएगी, या आप कहेंगे नहीं भैया जो सलाह देनी होगी हम अकेले में दे देंगे, यहाँ नहीं बताएंगे? हिस्ट्री के किसी मुद्दे पे मैं उनसे चर्चा कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप में वो मुझसे बहुत सीनियर है, हाँ, कोई फायदा नहीं है, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। वो ज्यादा अनुभवी हैं, तो जिस दिन मेरे पास एक अच्छा अनुभव हो जाएगा तब मैं शायद उनको बोलूँ। अभी तो अच्छा, अवध ओझा को 3 सलाह देना चाहें तो? हाँ, तो पहली सलाह तो मैं अपने आप को ये दूंगा हाँ। कि जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, हाँ। और राजनीतिक परिपक्वता विकसित करनी है। राहुल गांधी को कोई सलाह देंगे? अरे ये सब बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और मेरा तो इंटर्नशिप चल रहा है। राजनीतिक इंटर्नशिप का मेरा दौर है, और उसमें जो है मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। कोई गलतियां, मोदी जी की 3 गलतियां, 2-3 गलतियां? पहली गलती की, उन्होंने इतना प्यारा मौका गवाया ऑपरेशन सिंदूर वाला, बहुत अच्छा मौका था, मतलब इतना अच्छा मौका था। आप मानो भाई बात बताइए, आप इतने सारे देशों में घूमते हैं, हाँ। इतने राजनेताओं को आप बोलते हैं कि यहाँ चलेगा और वहाँ डंका बजा दिया, वहाँ हिला दिया, ऐसा कर दिया। जब ये चीजें शुरू हुई तो पूरे विश्व को आपको समर्थन करना चाहिए था कि हाँ भाई तुम्हारी टेरिटरी है, और ये लगातार पिछले 70 साल से आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप इसे ले लो। क्यों नहीं पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई? फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का? बिल्कुल है, वो बिल्कुल है कि आप आखिर पूरी दुनिया, जब आप इतने महान काम कर रहे हो, पूरी दुनिया आपका लोहा मान रही, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया आपके साथ खड़ी भी तो होनी चाहिए। जयशंकर जी की आपको फेलियर लगता है इसमें, या मोदी जी का लगता है? सरकार की फेलियर है पूरी तरह से। ओके, अब मैं एक रैपिड फायर खेलूंगा, जैसे हमेशा खेलते हैं। मैं एक नाम लूंगा नेताओं के, जो पहला शब्द या सेंटेंस आपके मन में आता है आपको वो बोलना है। हाँ बिल्कुल, तैयार है? ओके ओझा सर, रैपिड फायर राउंड। पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप। कर्स ऑफ अमेरिका। कर्स ऑफ अमेरिका, ओके। इलॉन मस्क। A shrewd thinker and a great businessman. ओ ग्रेट बिजनेसमैन, ओके। अब तो पार्टी वार्टी भी बना ली, उतर गए। हाँ, तो अमेरिकन पार्टी बना लिया ना। व्लादिमीर पुतिन। लेथल मैन। मतलब अच्छे में या बुरे में? खतरनाक Lethal तो ठीक है। लेथल, मैंने डेंजरस नहीं कहा, इसलिए मैंने उस शब्द का चयन नहीं किया। अच्छा, ओके ओके। नेतन्याहू। अनकंट्रोलेबल। ओके, इंटरेस्टिंग। खामनेई। Khamenei, great leader because he's facing all the odds. ओके। लीडर का मतलब क्या है कि वो सारा विषम परिस्थितियों को फेस कर रहा है, अमेरिका के सामने खड़ा था। खड़ा है। हाँ। लोगों ने कहा भैया तुम ऐसा कर दो, यूरेनियम सरेंडर कर दो, और उसने कहा कोई सरेंडर नहीं करेंगे। मतलब एक देश जिसके ऊपर इतना सारे प्रतिबंध रहे हों, जिसके यहाँ इतनी सारी देश में चुनौतियाँ हों, दवाएं ना हों, और बहुत सारी चुनौतियाँ हों, वो लीडर झुकने को तैयार नहीं है कि नहीं लड़ेंगे। तो क्या हमने सरेंडर कर दिया क्या? राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, आप सहमत हैं उससे? हमें पीओके मिलने का बहुत अच्छा मौका था। ओके। जेलेंस्की पर कोई राय है आपकी? वो भी खड़े हुए हैं पुतिन के सामने। हाँ बिल्कुल खड़े हुए हैं, हाँ संघर्ष कर रहे हैं। हर वो आदमी जिसे अपने देश से अपने से ज्यादा लगाव है, वो कभी भी अपने शत्रु की मनमानी चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। ओके। इजराइल हमास पर कोई राय है आपकी?
युद्ध अभी भी चल रहा है, इजराइल बोल रहा है हॉस्टेज वापस करो, हमास और पूरी बाकी दुनिया कह रही है, ज्यादातर दुनिया बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। आप मानक भाई बात बताओ, यूएन किस लिए बनाया है? अगर यूएन इन सब मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सकता तो उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। भाई हम ठीक है, हम तो एक राय दे सकते हैं अपनी, किसी की संपत्ति है, किसी की प्रॉपर्टी है, तो आपको ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आपने किसी की ज़मीन ली है, आप किसी के घर में रह रहे हैं, और हमने शुरू से पैलेस्टीन को समर्थन दिया है, शुरू से, हमेशा से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई सबको मिलकर ही रहना चाहिए ना। और आतंकवाद तो गलत है ना, वो जो अटैक हुआ था हमास का इजराइल में, गलत था ना, वो शुरुआत तो हमास ने की ना। जब भी किसी देश की जनता, आज इस देश में राजा कौन है? जनता। तो जनता का दायित्व है ना, अगर कोई विरोध, अभी इजराइल में विरोध शुरू हो चुका है, ईरान के समय तो कुछ बोलूं ना बोलूं वो तो अलग बात हो गई, इजराइल की जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन इज द बोन, वो क्या बोलते हैं, स्पाइन ऑफ इंडिया, एंड इट शुड एक्ट एज अ स्पाइन ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंग। असदुद्दीन ओवैसी मैच्योर, मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। शायद बदली है आपकी भी राय, पहले शायद वो मुस्लिम ज्यादा करते थे, ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी भूमिका रही उसके बाद पूरी दुनिया में घूम के जो उन्होंने पाकिस्तान की खबर ली है, वो तो एक भाई राष्ट्र के नाते, मैंने आपसे क्या कहा, हम सब विपक्ष हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। ओके। अरविंद केजरीवाल सुपरस्टार, अभी भी हारने के बाद भी। अरे खेल में कहाँ हार होती है, मतलब रोहित शर्मा विश्राम होता है, विश्राम होता है। प्रियंका गांधी, अ गुड लीडर। राज ठाकरे, एग्रेसिव मैन, पर उन्हें थोड़ा सा शांत भी रहना चाहिए, वो जितना ज्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब मुझे उनकी कुछ बातें तो बड़ी अच्छी लगती है, गुस्सा अच्छी बात है, वो तो मराठी सेंटीमेंट है, मतलब मराठी गुस्सा नहीं कर रहा तो एबनॉर्मल है। हाँ, मतलब वो अच्छा करते, गुस्सा करते, पर थोड़ा सा वायलेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, उनका मराठी प्रेम अच्छा है, स्वाभाविक है, बहुत अच्छी बात है, पर उन्हें थोड़ा सा। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बहुत कुछ मैंने कभी पढ़ा नहीं और विचार भी नहीं किया, तो मैं कोई भी स्टेटमेंट दूंगा या शब्द बोलूंगा तो बायस्ड हो जाएगा। कंगना रनौत, उनको एक्टिंग ही करनी चाहिए, मतलब कुछ चीजें होती है ना, वो किसी व्यक्ति के लिए ही होती हैं। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, किसी को भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं करना, पर मेरी राय की जीती हैं चुनाव, तो जीती हैं, बहुत लोग चुनाव जीतते हैं। ओके। अब भाई आचार्य नरेंद्र देव चुनाव हारे, इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो लीडर नहीं थे। रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम, हाँ, बहुत अच्छी लेडी। ओके। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा दिल्ली के मंत्री हैं। अच्छा मैं पता करूंगा उनके बारे में। परवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। अरे उसके बाद तो कितनी बार अपने दम पर जीते हैं। नहीं, मैंने कहा तो, हाँ, साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे, मैंने कहा तो। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। रविंद्र नेगी, विधायक बनना चाहते थे, विधायक बन गए। सपने में आते हैं रविंद्र नेगी? नहीं, वो तो सामने आते हैं, मैं जब अपने घर से निकलता हूँ पटपटगंज से बाहर की तरफ, तो सामने ही बोर्ड लगा होता है, विधायक पटपटगंज हो गए। मुलाकात नहीं हुई नतीजे के बाद कभी? नहीं, अभी तो नहीं हुई। कुछ कहना चाहेंगे अगर मिले तो आप उनसे? बधाई दूंगा, वो तो मैंने उसी दिन भी दी थी और फिर दे दूंगा। एलजी साहब के लिए दो शब्द? पता नहीं एलजी साहब को अब यमुना साहब दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही, पता नहीं एलजी साहब को अब मोहल्ला क्लिनिक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं एलजी साहब को अब दिल्ली के स्कूल दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ओके। अमित शाह, ओझा सर, अमित शाह, उनकी डायबिटीज ठीक हो गई, बड़ा, उनको अब जो है डाइटिशियन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मधुमेह। हाँ। और जब से मैंने उनको सुना है टीवी पे कि जी मैंने 20 साल की मधुमेह ठीक कर ली, तो मुझे लगा कि अंकल जी अब आप डाइटिशियन हो जाओ, वो समाज की इतनी प्यारी सेवा होगी। ये मेरी एक, मतलब ये निजी राय है। हाँ, निजी पर उनके राजनीतिक जीवन पर भी तो बोलिए। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया डायबिटीज को जीत के,
वो भारत में अमर हो जाएंगे, सुश्रुत की तरह जाने जाएंगे। लोहा पुरुष के नाम पर उन्हें कुछ लोग कहते हैं। अरे आप उनको सुश्रुत बने, मैं जो कह रहा हूँ वो उनको पहुंचाइए, उनको आप चरक बनाइए, सुश्रुत बनाइए। एक इस देश का महान, मतलब लोग कहें यार भैया मेरी डायबिटीज ठीक हो गई भैया, तो वो अच्छे एक डाइटिशियन और मधुमेह रोगी का इलाज कर सकते हैं। अच्छा ओझा सर, हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मजा आया इस इंटरव्यू में। उम्मीद है हमारे दर्शकों को, आपके छात्रों को, आपके फॉलोअर्स को बहुत पसंद आएगी ये बातचीत। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।